गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर सिर टिकाए और होठों पर मधुर मुस्कान लिए अक्षत अपनी प्रेमिका के साथ बात करने में इस कदर मशरूफ था कि उसे बाहरी दुनिया की किसी भी खबर की भनक तक नहीं थी। एक कॉल जो बार बार उसके प्रेमालाप में बाधा उत्पन्न कर रही थी, जिसे वह हर बार अनदेखा कर रहा था, फिर भी वह कॉल हर बार उसे बाधित करने के लिए दस्तक दे डालती। अक्षत ने परेशान होकर एक भद्दी सी गाली देते हुए, एक बार होल्ड करना स्वीटहार्ट, कोई बेवकूफ़ मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहा है, पहले उसकी कॉल ले लूँ फिर आराम से बात करता हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? उसने कड़क कर पूछा। हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। जी कहिए, उसने नर्म पड़ते हुए कहा। मैं आपके फ्लैट से बोल रहा हूँ, आप तुरंत यहाँ आइए। जी, लेकिन बात क्या है सर? उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। आप आ जाइए, आपकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। क्या? कब? अक्षत के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी और दिल की धड़कन छाती फाड़ने के लिए प्रहार करती प्रतीत होने लगी। भय से उसका गला सूखने लगा और मारे घबराहट के पूरे शरीर में कपकपी छूटने लगी। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। दनदनाती हुई कार फ्लैट के सामने आकर रुकी तो अपनी आंखों के सामने ऐसा माहौल देखकर वह घबरा गया। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पर लगे सायरन ने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया था। अक्षत गाड़ी से उतरा और फ्लैट की तरफ लपक पड़ा। बेडरूम के फर्श पर सफेद चादर में लिपटी लाश को देखकर वह दहाड़े मारकर उससे लिपट गया। यह तुमने क्या किया अलका? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और उसकी आंखों में अनवरत आंसू बहने लगे। अब इस नाटक का कोई फायदा नहीं, एक कर्कश आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने सिर उठाकर देखा, तनी हुई भ्रुकुटी से इंस्पेक्टर अक्षत को आपराधिक दृष्टि से घूर रहा था। आपकी पत्नी ने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें आपको इस आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको अपनी पत्नी की आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में हिरासत में लिया जाता है। अक्षत टकटकी लगाकर अलका के चेहरे को देख रहा था। उसे लग रहा था कि वह उससे कुछ कहने का प्रयास कर रही हो। सायरन की तेज आवाज से दौड़ती हुई पुलिस की गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी और अक्षत अब भी सिर उठाए सुबुक रहा था। उसके सामने बैठे पुलिसकर्मी ने अलका का लिखा सुसाइड नोट खोला और उसे ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर अक्षत ने अपना सिर ऊपर उठाया। ज्यों-ज्यों गाड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी, त्यों-त्यों हर चीज पीछे छूटती जा रही थी। वह आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन केवल अतीत के पन्नों में। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अतीत के चलचित्र उसकी आंखों के सामने चल रहे हैं। वह समय के बीते हुए लम्हों में गोते खाती चला जा रहा था। वह जा रहा था वहां जहां से किया था शुरू सफर अपनी जिंदगी का। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान अलका की मुलाकात अक्षत से हुई और जल्दी ही दोनों की दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया। अंतरजातीय विवाह होने के कारण अलका को घर छोड़ना पड़ा और दूर शहर में अपना आशियाना बनाना पड़ा। कुछ ही समय के संघर्ष के बाद कॉलेज में अक्षत की सहायक प्रोफेसर के रूप में नौकरी लग गई। अलका ने घर गृहस्थी संभालने का फैसला किया और दोनों खुशहाल जीवन बिताने लगे। कॉलेज के दिनों में जब अलका को पहुंचने में देर हो जाती थी तो वह पल पल फोन करके पूछता और इसकी छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित हो जाता था। उसकी चंचल आंखें कॉलेज गेट पर आने वाली हर बस पर टिकी होती थी। वह हर क्षण अलका का बेसब्री से इंतजार करता था। वह जैसे ही उसके सामने आती वह लपक कर उसका हाथ थाम लेता और क्लास तक का सफर तय करता। दोनों अक्सर घंटों पेड़ के नीचे बैठते और अपनी आने वाली जिंदगी की ढेर सारी प्लानिंग करते रहते। अक्षत अलका की गोद में सिर रख ले, वह भी उसके घुंघराले बालों में गोरी पतली नेल पेंट वाली उंगलियां घुमाती हुई कहा करती, अगर हम एक नहीं हो पाए तो तुम मुझे छोड़कर तो जाओगे नहीं ना? वह ऐसे सैकड़ों सवाल एक पल में कर दिया करती। अक्षत उसे अपनी बाहों में भरते हुए हर बार बस यही कहता, पागल, मैंने तुम्हें मन से अपना मान लिया है, फिर जाति पात की बात ही कहाँ रहती है। हमारी संस्कृति रही है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। एमफिल के बाद घर वालों की नाराजगी के चलते दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, अपनी दुनिया बसा ली। प्रेम सिक्त पलों में 3 साल कब गुजरे पता ही नहीं चला।
मगर पिछले 1-2 सालों में अक्षत के स्वभाव में अचानक परिवर्तन होने लगा, जिसे अलका समझ नहीं पाई। वह तो समझती थी कि शायद यह बदलाव काम की व्यस्तता को लेकर है, लेकिन माजरा तो कुछ और ही था। उस रात तूफान ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था। हवा के तेज झोंके दरवाजे खिड़कियों पर दस्तक दे रहे थे और गरजते बादल किसी अमंगल घटना के लिए ललकार रहे थे। कौंती हुई बिजली बार बार आंखें दिखाकर यूं गायब हो रही थी जैसे फुफकारती नागिन के मुंह में जीव बिजली गुल हो चुकी थी। लेकिन खिड़की से आ रही मध्यम रोशनी से घर में अब भी थोड़ा उजाला शेष था। अलका खिड़की के पास काले डरावने साए की तरह शांत खड़ी थी और अक्षत उसके सामने पीठ किए चुपचाप खड़ा था। घर में गहन सन्नाटा पसरा था, जिससे तूफान और भी भयानक लगने लगा था। कौन जानता था कि तूफान जिंदगी में आने वाला है और बिजली रिश्तों पर गिरने वाली है। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, और कब से चल रहा है ये सब? उसके शांत स्वर ने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। पिछले 1 साल से, उसने धीमे से जवाब दिया। एक बार भी ख्याल नहीं आया मेरा? क्या कमी रह गई थी मुझ में अक्षत, जो बाहर मुंह मारने की नौबत आ गई? अलका का लहजा कठोर और स्वर तेज होता गया। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, परिवार और अपने सपने भी। क्या इसीलिए कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ रंगरलियां मनाते फिरो? वह चीखती हुई आगे बढ़ी और अक्षत को कंधे से पकड़कर अपनी ओर पलट लिया। वह उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, पर उसके चेहरे पर पश्चाताप का नहीं बल्कि गुस्से का भाव था। अक्षत ने अलका के सामने यह साबित कर दिया था कि उसकी जिंदगी में कोई और है जिसके बिना वह नहीं रह सकता। उस रात दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया और इतना कि अक्षत ने अलका पर हाथ तक छोड़ दिया। उसी दिन इस खुशहाल घर में एक दरार पनपती गई और दूरियों की खाई बढ़ती चली गई। अलका की भले उससे बोलचाल बंद हो गई थी, परंतु उसे उसकी फिक्र आज भी उतनी ही थी जितनी पहले वह था कि उसे इग्नोर ही करता रहा। एक घर में, एक कमरे में, एक बिस्तर, एक कंबल में होने के बावजूद उनमें दूरियों की खाई बढ़ती गई, जिसे पाटना शायद अब मुमकिन नहीं था। आज की सुबह अलका के लिए निहायत उदासी भरी थी। वह जब बिस्तर से उठी तो देखा कि अक्षत अपने बिस्तर पर नहीं है। उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो हल्की धूप ने भीतर प्रवेश किया और पूरे कमरे में बिखर गई। अक्षत बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। आज उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी और वह बहुत गंभीर नजर आ रहा था। अलका प्रतिदिन की भांति किचन में चली गई और कुछ देर बाद जब वह चाय लेकर लौटी तो अक्षत बिल्कुल शांत भाव से बेडरूम में पलंग पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? अलका ने चाय का कप अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। अक्षत कुछ नहीं बोला और उसने कप को थाम लिया। अलका भी उसके सामने बैठ गई और उसकी ओर देखने लगी। उसे फिक्र हो रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से यह इतना परेशान और गंभीर है। अक्षत की चुप्पी अलका को परेशान कर रही थी। उसके मन को आज किसी अनहोनी की भनक लग गई थी शायद। मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ अलका। अचानक उसके मुंह से निकले इन शब्दों ने जैसे उसे हजारों टन मलबे के नीचे दबा दिया हो। उसकी आंखें विस्मय से फट गई और कलेजा छाती फाड़ कर बाहर निकलने को प्रहार करने लगा। क्या तुम होश में तो हो अक्षत? अक्षत कुछ नहीं बोला, बस खिड़की से बाहर नजरें गड़ाए सिर्फ शांत भाव से बैठा रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अलका। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें दिव्यांशी के साथ रहना होगा, इसी घर में। उसने अलका के सामने एक विकल्प पेश किया। पागल हो गए हो तुम? मेरे ही घर में मेरे जीते जी किसी और के साथ रहना होगा मुझे? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। वह क्रोध से कांप रही थी। जीते जी या मरने के बाद कैसे भी हो दिव्यांशी इसी घर में रहेगी मेरे साथ। या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी परमिशन नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो। उसने अपनी बात बहुत कठोरता से पूरी की। अलका भी हार मानने वाली में नहीं थी। उसने अपना विरोध जारी रखा। मेरी मोहब्बत वैकल्पिक नहीं है, समझी तुम? और ना ही मैं तुमने प्यार करते समय कोई शर्त तय की थी। मैंने तुम्हारी तरह स्वार्थी और बेशर्म नहीं, जो मन भर जाने के बाद दूसरी जगह मुंह मारना शुरू कर दूं। अलका ने अक्षत को गले से पकड़ते हुए क्रोधी स्वर में कहा। अक्षत गुस्से से तमतमा उठा और फिर उसे पलंग पर धकेलते हुए बाहर निकल गया।
वह निढाल सी बिस्तर पर औंधी पी सुबकती रही। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकल गया। अलका की सिसकारियां अब मंद पड़ चुकी थी। घंटों तक आंसुओं की धारा बहती रही थी। उसकी सुबकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। आज उसे बीता हुआ हर वह पल याद आ रहा था जब उसने निडर होकर समाज और परिवार का सामना किया था, सिर्फ अक्षत को पाने के लिए। और आज एक वक्त है कि वही अक्षत किसी और को पाना चाहता है। ज्यों ज्यों एक के बाद एक दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, त्यों त्यों उसके चेहरे के भाव भी कठोर होते जा रहे थे। उसने अपने चेहरे पर बिखरे आंसुओं को अपनी उंगलियों से समेटा और चेहरे पर कठोर भाव लिए बिस्तर पर उठी और डेस्क पर जा बैठी। उसने कागज कलम उठाई और कुछ लिखने लगी। उसका चेहरा गुस्से से कठोर जरूर था, पर उसकी आंखों से अब भी अनवरत आंसुओं का बहना जारी था। उसने कागज पर लिखे अपने अल्फाजों को मन ही मन पढ़ा और फिर उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोला और उसमें कुछ टटोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अति महत्वपूर्ण चीज की तलाश में जुट गई हो। अचानक उसकी वह तलाश पूरी हो गई और वह जहर की एक छोटी सी शीशी को निहारती हुई मुस्कुराई। अलका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने तुम्हारे बिना एक पल भी रहने की कभी कल्पना तक नहीं की अक्षत। तुम मुझे छोड़ सकते हो पर मैं नहीं। मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं देख सकती, ना जीते जी और ना मरने के बाद। अलका अपना सब कुछ खो सकती है और उसने खोया भी है केवल तुम्हारे लिए। तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करेगी, सब कुछ, बशर्ते की मोहब्बत हो तुमसे। अब तुम दिव्यांशी के साथ रहोगे तो जरूर, लेकिन जेल में। अपना ख्याल रखना अक्षत। अलका की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह मुस्कान जो उसकी जीत की थी, उस जीत की जो उसने हासिल की थी परिवार, समाज और रूढ़ियों के विरुद्ध। उस जीत की जो उसने हासिल की थी छंद नारीवादी पुरुष के विरुद्ध। उस जीत की जो बीच थी धोखे और समर्पण के। उसने अलमारी को जोर से बंद कर दिया। पुलिसकर्मी ने सुसाइड नोट को पढ़कर समेटना शुरू किया। उसने अक्षत की और गुस्से और नफरत भरी निगाहों से दृष्टिपात किया, पर वह अब भी शून्य में झांक रहा था। वह अतीत के पन्नों से बाहर नहीं आना चाहता था, जहां सिर्फ प्यार ही प्यार था। अब तो सिर्फ और सिर्फ नफरत थी सबकी नजरों में उसके लिए। शून्य में ठहरी उसकी आंखें आंसू बहा रही थी, दिल लानत बरसा रहा था और दुनिया जैसे नफरत से धिक्कार रही थी। गाड़ी हॉर्न बजाती हुई थाने में प्रवेश कर गई और अक्षत अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।